लाख हेक्टेयर जमीन पर आम का उत्पादन हुआ है और करीब 15.50 लाख टन आम का उत्पादन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग रसबंती पहले हाजीपुर का इस्तेमाल करते थे। अब पूरा मार्केट जो है माजा मैंगो ड्रिंक से ही भरा हुआ है। क्या हम लोगों का भी कोई ऐसा ड्रिंक बनेगा ताकि रसबंती का विकल्प के रूप में ही नहीं बल्कि माजा मैंगो ड्रिंक के विकल्प के रूप में वह ड्रिंक हमको अपना उत्पाद का मिलेगा? आपके प्रयास के प्रतिफल हमको मिलेगा, यह हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, फूड प्रोसेसिंग भी हमारे पास है। माननीय उद्योग मंत्री जी के जो उत्तर मैंने सुना, पिछले सत्र में गन्ना मंत्री ने गन्ना से जुड़े जो चीनी मिल से बंद पड़ा था मधुबनी का, जैसे लोहट है, सकड़ी है, रैयाम है, रीगा सीतामढ़ी का, उसके उत्तर में कहा था कि इसको फिर से खोलने के प्रयास जारी। इस प्रश्न से कोई उसका है क्या? प्रश्न ये बनता है, इस प्रश्न का लगाव है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है सदन में मुख्यमंत्री जी के मौजूदगी में, माननीय मंत्री जी, कि चीनी मिल के बंद पड़े चीनी मिलों को ये दियाड़ा को जमीन दे दीजिए। जी, आपने सही से सुना नहीं सर, मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। फिर से बता दें। जो प्रश्न माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य रामचंद्र पूर्वे जी ने पूछा है कि जो प्लॉट खाली है, तो जो प्लॉट में काम नहीं हो रहा था उसका कब्जा हम लोगों ने लिया है और खाली प्लॉट को भी उसमें इतनी डिमांड आ गई है कि हम उसको ऑक्शन करके देने वाले हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी ज़मीन थी जो इसलिए खाली थी कि उसका जो लैंड का रेट था, जैसे बेगूसराय में 33 लाख रुपए एकड़ और बनबनखी में 1.5 करोड़ रुपए एकड़, तो उसको हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, युक्ति संगत कर रहे हैं। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से उस पर निर्देश मिला है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही, जी वो उस पर इनकी बात का आप ही के सवाल से जवाब देते हुए, जो बंद चीनी मिल थी जो अबेंडेंड हो गई थी, उसकी ज़मीन पर ही इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 4 इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं। मैं प्रेमचंद जी को कहूँगा कि एक बार ऐसे जगह जाकर भी विजिट करें, थोड़ा जाकर देखें। कितने हज़ारों लोग रात 24/7 काम हो रहा है, रात में भी काम वहाँ पर हो रहा है। वहीं पर ज़मीन पर मेगा फूड पार्क भी लग रहा है। अभी भी मधुबनी के लोहट में, जिसका जी जी, जी ये अभी लोग कहते हैं रोजगार कब मिलेगा, तो रोजगार तो अभी सिर्फ फैक्ट्री बनने में 10,000 आदमी एक जगह काम कर रहे हैं। आप चाहिएगा तो मैं अपने साथ भी ले जाऊंगा आपको। और उसमें जो उसी पर उसी में लोहट का जो आपने सवाल पूछा, मैंने अभी बताया कि 2 दिन कबल ही लोहट में समाप्त किया जाए मंत्री जी 400 करोड़ की लागत से इथेनॉल का प्लांट बनना शुरू हो गया है। वो अखबार की कटिंग आपको दे दूंगा। तीसरा पार्ट जो सभापति जी छोटा सा, कि जो आम का रस बनता है, ज़्यादातर जो कंपनियां हैं पेप्सी या कोक ये सब बनाती, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया तो उसके जो चेयरमैन है वरुण बेवरेज से, उससे कहा कि आम का, लीची का और पाइनएप्पल का भी प्लांट लगाइए। तो वो तैयार हो गए। और बिहार का जो आम है वो थोड़ा ज़्यादा मीठा है और इसमें तोतापुरी आम का उपयोग वो करते हैं। तो अमेरिकन लैब में उसने इस आम को टेस्ट के लिए भेजा है। जल्दी शुभ समाचार मिलेगा, रसवंती से भी अच्छा पेय आपको पिलाएंगे। ठीक है, आप इसको समाप्त किया। मंत्री महोदय जी ने कुमारबाग क्षेत्र की बात की, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं। अभी जो चनपटिया स्टार्टअप जोन है वाकई वो काबिले तारीफ है, मैं उसका स्वागत भी करता हूं। लेकिन वहीं पे 1.5 दशक पहले वही कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र, जो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें सेल के द्वारा 15 वर्ष पहले 116 करोड़ रुपया खर्च करके स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की पहली सेल की बिहार राज्य की फैक्ट्री लगी थी। आज 50,000 टन का वहाँ का कारखाना से हमारा लक्ष्य था सरकार का कि हम प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे। नहीं, आज का समय ये है कि आप ये अभी उसकी वस्तु स्थिति देख सकते हैं, वो प्लांट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और वर्ष 19-20 में 50,000 टन के जगह पे 910 टन
50,000 टन के 21 में 385 और 22 में अभी तक मात्र 42 टन हुआ है। तो हम तो एक तरफ कुमारबाग और सरकार आगे की तो उद्योग की नीति काफ़ी अच्छा है, अग्रसर है, लेकिन ऐसा हम बोल सकते हैं कि सरकार आगे की पढ़ाई तो पढ़ रही है पर पीछे की पढ़ाई भूलते जा रही है। तो जैसे 36 महीने में आवंटन को रद्द किया जा रहा है और अभी 180 महीने हो गए उस फैक्ट्री को लगे हुए और आज तक वो सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा रहा है और सरकार के उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो कारखाना आज चालू किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 परिवार को रोजगार और व्यापार का अवसर जरूर मिलेगा। वो सेल का प्लांट है सभापति जी, और मैंने खुद भारत सरकार में जाकर बातचीत की थी और उसके अंदर पाइप वो बता रहे हैं कि उसको बना रहे हैं, लेकिन वो फुल स्पीड से चले इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है और बिहार सरकार उससे बात कर रही है। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार। माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है और माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि वहाँ 9 लोग कैंसर से पीड़ित मरे हैं, डेथ किए हैं 9 लोग, और 3 लोग अभी पीड़ित हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आखिर एक गांव में इतने बड़े पैमाने पर कैंसर से डेथ हुआ और लोग पीड़ित हैं और भविष्य में क्या होगा पता नहीं, तो इसकी जांच कारण क्या है और इसके रोकथाम के लिए सरकार का क्या पहल हो रहा है? उस गांव में भी गया था जहां से ये कैंसर पीड़ित की बात आ रही है, और मैं उसी गांव में उसी श्राद्ध में गया था जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति थे, उनकी हत्या मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस गांव में जाने के बाद मुझे पता चला कि लगभग 1.5 दर्जन लोग 1.5-2 वर्षों में कैंसर से मर गए हैं। PHED विभाग का वहाँ पर सर्वेक्षण किया था, जांच किया था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। और मंत्री जी का जो जवाब आया है वो खुद कंट्राडिक्टरी है कि उन्होंने कहा है कि ये 9 लोग की मृत्यु हुई है कैंसर से, और होमी भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कैंसर से पीड़ित नहीं होने की पुष्टि करता है। तो कैंसर से लोग एक तरफ मर भी रहे हैं और दूसरे तरफ ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कैंसर की पुष्टि नहीं करता है। तो पहले तो यह जवाब को देखना पड़ेगा कि आखिर ये जवाब, ये रिपोर्ट गलत है या सही है। दूसरी बात, PHED विभाग का जो वहाँ पर सर्वेक्षण हुआ था वह अभी तक रिपोर्ट लगभग 5 महीने हो गए, वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसलिए वहाँ पर गांव में एक गजब तरह का भय का आक्रांत है और वहाँ से पलायन करने की स्थिति में लोग हैं। वह खभैनी गांव है जहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जीवधर सिंह थे, जो वीर कुंवर सिंह जी के साथ हुआ करते थे, जिनका 5 पुश्त पहले से आज़ादी 1857 की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस गाँव की स्थिति हालत ये है महोदय। ठीक है, माननीय मंत्री। महोदय, मैंने जवाब में ये बताया है कि अभी जब ये घटना की जानकारी मिली तो 26 मई मतलब लगभग 1 माह पूर्व गैर संचारी रोग पदाधिकारी के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अरवल के चिकित्सकीय दल के साथ होमी भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट दल के द्वारा उस गांव में जाके 362 लोगों का CBSE फॉर्म भरते हुए स्क्रीनिंग किया गया, और जो होमी भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के चिकित्सकीय दल के द्वारा जो केस रेफर हुआ था उन लोगों में कैंसर नहीं पाया गया। तो जब जांच होगा तो उसी से रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट के आधार पर अब होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के रिपोर्ट को चैलेंज किया जाए, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, ये उस अब होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट इस देश का एक बड़ा कैंसर का संस्थान है और वहाँ के टीम के द्वारा ये हुआ है, और 3 लोगों को अभी भी चिन्हित किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो सरकार का ध्यान गया तभी तो एक साथ एक बड़ी टीम को उस गांव में भेजा गया, और केवल सामान्य चिकित्सकों को नहीं भेजा गया, विशेषज्ञों के दल को भेजा गया। तो सरकार की नजर इस गांव पर और यहाँ के लोगों पर है और हम सतत अनुश्रवण भी कर रहे हैं। मान्य सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एक तरफ होमी रिसर्च सेंटर की बात कर रहे थे जो कैंसर नहीं पाया, लेकिन दूसरे तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि कैंसर से पीड़ित अभी भी लोग हैं और कैंसर से पिछले 1 सालों में 9 लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में ये कोई भाभा
जो सेंटर है उसके अलावे भी कोई इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए, रेफर करना चाहिए। सर ताकि मैं इसकी कह रहा हूँ पुष्टि हो। रेफर्ड जो पेशेंट थे उसमें से नहीं पाए गए, जो 3 पाए गए वो तो पाए गए। आखिर इसका समाधान क्या हो रहा है मंत्री महोदय रेफर्ड जी? का मतलब ये होता है कि जो आशंकित या सशंकित केस होता है वो रेफर्ड होता है कि ऊपर में जांच कर लिया जाए। 3 तो हो गया क्लियर कि हाँ ये कैंसर का पेशेंट है, तो 3 तो माना हमने, लेकिन जो केस रेफर्ड किए गए उसमें से फिर फाइनल डिटेक्शन में नहीं पॉजिटिव आया, ये बता रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, आगे हो आगे हो रहा बढ़िए। है कि यह आखिर इस गांव में इतने बड़े पैमाने पर कैंसर क्यों हो रहे हैं, कैंसर के रोग आखिर पीड़ित हैं तो उनका कारण क्या है, इसको तो कहीं ना कहीं से स्टडी करना होगा महोदय, कि आखिर एक ही गांव में इतने बड़ी संख्या में आज तक ये लगभग 2 साल हो गए और 2 साल में ये डिटेक्शन अभी तक नहीं हुई, यह चिंता का विषय है माननीय मंत्री महोदय। चलिए माननीय सदस्य श्री राधाचरण साहब महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब मिल गया है। जी, ठीक। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह। महोदय पूछता हूँ, उत्तर भी मिल गया है जी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में मंत्री महोदय जी का उत्तर है कि मुख्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यालय का मतलब सिर्फ जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहीं पर क्या, या फिर जितने सदर हॉस्पिटल है वहाँ सब भी? अगर सदर हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक सिस्टम की बात सही है तो मैं व्यवहार में कहीं नहीं देखता। दूसरी बात कि अभी कोविड के लेकर के 2 सप्ताह के लिए स्थगित की गई है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो तो कोविड का मामला है, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम है महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अगर सब जगह हो जाए तो एक लंबी लाइन लगती है मरीजों की, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आते हैं और मरीज वहां पर लाइन लगाए रहते हैं, तो यह बायोमेट्रिक सिस्टम अगर हो जाएगा, वो चाहे मेडिकल लोग हो या नॉन मेडिकल के लोग हों, वो दोनों के लिए यह सुविधाजनक होगा बिहार में। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी बताएंगे थोड़ा। नहीं, सरकार की ही पहल है महोदय, और मैंने स्पष्ट जवाब दिया है। अभी मुख्यालय में चालू है, मुख्यालय मतलब पटना। मैंने ये जवाब में नहीं कहा है कि कहीं जिला में या अन्य केंद्रों पर चालू हुआ है। मैंने लिखा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में यह व्यवस्था 1 माह में लागू कर दी जाएगी। इसका एक पॉज मशीन जो आता है जहां बायोमेट्रिक होता है, अंगुलियों का निशान देना होता है, वो मशीनों के अधिष्ठापन का कार्य हो रहा है और 1 महीना उसमें लगेगा। मुख्यालय में भी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस था वो अभी गृह विभाग के आदेश के अनुसार अगले 15 दिनों तक इस बढ़े हुए कोरोना के कारण स्थगित किया गया, और माननीय सदस्य की जो इच्छा है और सरकार की जो भावना है वो 1 महीने के बाद क्रियान्वित हो जाएगा। ये हमारे सारे मशीन लग जाएंगे और ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। ठीक जी, हमारी भी जिज्ञासा है माननीय मंत्री महोदय से जानने का कि बायोमेट्रिक जब ये शुरू करेंगे, जब ये ठेपा मरवा देंगे हजूर, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे या वहाँ से जाकर फिर हम अपना प्रैक्टिस करें और शाम को फिर आकर के अपना हम हाजिरी मार दें, तो उसको उसके रोकथाम के लिए आप क्या समस्या आप कुछ सुझाव दें सुनील बाबू, तो हम उस पर विचार नहीं, आप समझ, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। कुछ सुझाव सुबह 10 बजे हजूर हमने अपना बायोमेट्रिक में अपना हाजिरी बना दिया, और बनाने के बाद वहाँ सर हमने एक चाय पिया। चाय पीने के बाद हम सर जहाँ अपना हम प्राइवेट में अपना खोले हुए हैं, अपना अस्पताल में क्लिनिक जो खोले हुए हैं, हम दिन भर प्रैक्टिस करें और ठीक 4:45 बजे आ करके पुनः चाय पिए और फिर हाजिरी मार के फिर चले जाएं, जो हो रहा है। यही होता भी है और यही आगे होगा भी। पता नहीं मंत्री जी इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं। हम लोग चरवाहा विद्यालय के आदमी हैं, आपको बताना चाहिए विस्तार रूप से कि इसको रोकने के लिए आप क्या कीजिएगा। हम तो स्वीकार करते हैं कि भाई हम लोग चरवाहा विद्यालय के आदमी हैं, तो हजूर बायोमेट्रिक में वो सिस्टम भी दिन भर डॉक्टर वहां काम करें, मरीजों को देखें, इसके लिए आपके पास पक्का और प्रूफ सिस्टम क्या है, आप बताइए। महोदय, मैं भी गांव का ही आदमी हूं, विशुद्ध ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं। मैं माननीय सदस्य से बहुत ही विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो उनके मन में प्रश्न उठ रहा है उसके समाधान के लिए क्या करने चाहिए, ये सुझाव दे तो जरूर सरकार विचार करे। महोदय, हम अब ये सुझाव देना व्यवस्थाओं को एक मिनट मेरा सुझाव लेना नहीं चाहेंगे, सुझाव लेना नहीं चाहेंगे। अरे सुनिए, हमारा भी तो सुन लीजिए, आपका बैठ के सुनते हैं, आपका हम आराम से सुनते हैं।
माननीय सदस्य श्री महेश्वर, मैं ये कह रहा हूं महोदय कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ही तो ये बायोमेट्रिक मशीन लगा है, और ये कोई बिहार में लगा है ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया का यह सिस्टम है, पूरे दुनिया के उन्नत देशों में भी यह है, और देश के भी अब सभी राज्यों और संस्थानों में धीरे धीरे यह एक प्रकार से विकास का प्रतीक भी है। पहले कहाँ ये सिस्टम था, और इस सिस्टम इसीलिए लाया जा रहा है ना कि व्यवस्थाएं सुधरें, व्यवस्थाएं बेहतर हों। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्यवस्थाओं को उन्नत करके इन चीजों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। फिर भी माननीय सदस्य के मन में कुछ और प्रश्न आ रहा है तो उसके आलोक में सुझाव दें, हम जरूर विचार करेंगे। ठीक है माननीय ना, अभी नहीं, अभी दूसरे का भी प्रश्न है। माननीय पूछता हूँ अभी छोड़ दी माननीय श्री महेश्वर सिंह, उत्तर आ गया है ना? हाँ, माननीय मंत्री। सभापति जी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उसमें हमने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अभी हमारे पास 337 प्रस्ताव हैं जो फर्स्ट फेज में क्लियरेंस हमने दिया है, 83 प्रस्ताव हैं जो सेकेंड फेज में दिया, और 67 और प्रस्ताव। उसके अंदर फूड प्रोसेसिंग में इन्होंने माननीय सदस्य ने चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिला और सीतामढ़ी में किसानों के बारे में, खेती के बारे में जो लीची के लिए पूछा है। अभी इसमें लीची प्रोसेसिंग का एक प्लांट तो मुजफ्फरपुर में वो है, और उसके अलावा हमारे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिस पर काम हो रहा है। अभी हमारे पास बताने के लिए पूरी पोथी है कि कितने प्रस्ताव हमारे पास हैं, समय की कमी होगी, लेकिन मैं इसको दे दीजिएगा, इसको ले कर सकता हूं। और ये जानकर माननीय सदस्य को खुशी होगी कि उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्रस्ताव हैं और बिहार फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में ही आगे बढ़ सकता है। और मुजफ्फरपुर में मोतिहारी, सीतामढ़ी से लेकर बेगूसराय तक लीची की बहुत बड़ी खेती होती है, और जो वरुण बेवरेज ने हमें वचन दिया है कि वो बेगूसराय में भी लीची प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, पाइनएप्पल का लगाएंगे। जिस तरह हमने पिछली बार जवाब दिया, आम का भी प्रोसेसिंग बिहार में हो ताकि आम के जो किसान हैं उनको बहुत फ़ायदा हो, और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। कई मेगा क्लस्टर बन रहा है, मेगा फूड पार्क में भी इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं जिसमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में किसानों को लाभ होगा। जिस तरह हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जैसे इथेनॉल बनाते हैं तो इथेनॉल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हो रहा है, क्योंकि किसान का जो मक्का है उसकी जो वो औने पौने भाव में बिकता था वो अब सही दाम उनको मिल रहा है। जो 1200 मिलता था आज 2200 मिल रहा है। तो लीची और आम के किसानों को भी इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास जारी। महोदय, हमने कहा था कि सरकारी स्तर पर, प्राइवेट में वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट है लेकिन क्षमता बहुत कम है। चीनी लीची आपके लिए खाए होंगे, मिठास हुआ होगा, लेकिन इस साल किसानों के लिए कड़वा हो गया। ये 8-10 रोज 15 रोज का फसल है, अगर इसका सही उपाय नहीं किया जाए, इसको प्रोसेसिंग नहीं किया जाए तो यह घाटे का सौदा हो जाता है। हमने, और जो प्राइवेट वाले लोग हैं, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, वो औने पौने दाम में खरीदते हैं बिचौलिए के माध्यम से, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहें कि सरकारी स्तर पर भी कर रहे हैं, और जो दिखाए हैं कागज, या कागजे में रह जाएगा कि जमीन पर जाएगा, धरातल पर, और जाएगा तो कब तक जाएगा? सभापति जी, मैंने जो कागज दिखाया है वो SIPP में जो इस साल में जब से हमें जिम्मेवारी मिली है, ये सरकार आई है, उसके प्रस्ताव है। और जो फूड प्रोसेसिंग का जो मेगा फूड पार्क है वो मुजफ्फरपुर में, और मेगा फूड पार्क जो केंद्र सरकार से मिला उसमें बहुत से लीची प्रोसेसिंग के भी प्रस्ताव आए हैं, वो बनते ही वहाँ पर होगा। दूसरा, जो पेप्सी वाले जो बोटलिंग प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पर वो लीची का भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये सरकार अब लीची का रस, आम का रस नहीं बनाती है। सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में
इसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारा हाई प्रायोरिटी सेक्टर में उसमें बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर लीची का जूस दुनिया को पीना है तो इसी इलाके का लीची का जूस मिलेगा और पूरे दुनिया को पिलाएंगे, और हम तो मीठा ही जूस पिलाते हैं। चलिए, प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। सचिव या विधानसभा से संबंधित विधेयक। महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 27 जून 2022 की बैठक में यथा पारित बिहार छुआ नियंत्रण संशोधन विधेयक 2022 की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। इस विधेयक पर संशोधन 1:45 बजे अपराह्न तक लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग, शिक्षा का कुछ है? हाँ, शिक्षा विभाग का है। बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा का कोई ये है? नहीं आया है। नहीं आया है। ठीक है, चलिए बाद में आएगा। हाँ, आया है। महोदय, बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022। दूसरा, बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 एवं तीसरा, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 की अधिसूचनाओं की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक। नियमावली के संबंध में एक अर्जी है, अगर अनुमति हो तो आपके सामने। हाँ, बोलिए बोलिए। महोदय, इस नियमावली में जितने भी मदारिस हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई है, लेकिन राज्य के जो प्रोजेक्ट विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय या राजकीय विद्यालय या राजकीयकृत विद्यालय, उनके भी शिक्षकों का, अल्पसंख्यक विद्यालय है, उनके भी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में दे रहा हूं, चूंकि एक तरफ विद्यालय में 62 ईयर्स किया जा रहा है और दूसरी तरफ 60 वर्ष किया जा रहा है, तो इसको सरकार संज्ञान में लेना। ठीक है, इसको सरकार संज्ञान में लेगी, महत्वपूर्ण बात है। अब शून्यकाल, माननीय सदस्य श्री राधाचरण शाह। माननीय सभापति महोदय, दैनिक समाचार पत्र के अनुसार बिहार में मानसून आते ही हाल ही यह है कि 23 जलाशयों में से 6 पूरी तरह सूख चुके हैं। इन जलाशयों में पानी या तो समाप्त हो गया है या डेड स्टोरेज लेवल तक पहुंच गया है। सूखे चुके जलाशयों में जमुई का अमृति, श्रीखंडी, औरंगाबाद का बटाने, लखीसराय का बांसकुंड तथा मोरवे मुंगेर का जालकुंड तथा नवादा का जैब शामिल है। साथ ही जलाशयों में 10% से भी कम पानी बचा हुआ है। इन इलाकों के किसानों की उम्मीद भी इन्हीं जलाशयों पर टिकी हुई है। अनियमित बारिश के कारण जहां भूजल स्तर पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, मानसून में बारिश नहीं होने की स्थिति में पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अतः मैं बिहार के उक्त जलाशयों के जीर्णोद्धार एवं उसमें निरंतर पानी उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है, माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह। सभापति महोदय, प्राप्त सूचना अनुसार राज्य के विशेष प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उनके बहुआयामी शैक्षणिक विकास हेतु सिमुलतला सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक प्रमंडल में आदर्श विद्यालय की स्थापना की कोई कवायद नहीं की जा रही है, जबकि ऐसे उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना से सूबे के छात्र छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार सह पाठ्यक्रम की सुविधा परंपरागत एवं आधुनिक दोनों ही तौर तरीके से परिष्कृत तथा प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि यहाँ के छात्र राज्य और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। अतः उपांकित तथ्यों के आलोक में सूबे के मेधावी छात्र छात्राओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु कम से कम प्रत्येक प्रमंडल में एक आदर्श सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार।
राजीव कुमार गप्पू जी। गोपालगंज जिला अंतर्गत ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर थावे देश ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। उक्त मंदिर के विकास हेतु 50 करोड़ का प्राक्कलन सरकार के समक्ष समर्पित हुआ है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार मंदिर को विकसित किया गया तो पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रमुख धर्म स्थल के रूप में स्थापित होगा। अतः मैं सरकार से थावे मंदिर के प्रकरण विकसित करने के स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक, माननीय सदस्य कुमार नागेंद्र। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर मिली सूचना के अनुसार अरवल जिले में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद पिछले 1 वर्षों से रिक्त है। जिले के डीपीआरओ को जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक का प्रभार दिया गया है, परंतु डीपीआरओ को वित्तीय अधिकार नहीं रहने के कारण पिछले 8 महीनों से जिले में जिला परिषद अरवल के विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। महोदय, ये स्थिति मात्र अरवल जिला का नहीं है, बिहार में लगभग 17 ऐसे जिला हैं जहां पर अभी तक जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का स्थान रिक्त है, जिसके कारण हर जगह यही समस्या हर जिले में उत्पन्न हुआ है। अतः मैं सरकार से उक्त विषय पर स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, नहीं और भी है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी और सुनील कुमार सिंह, दोनों का एक ही तरह का एक में कर दिया गया। समाचार। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी सुनिए जरा। समाचार पत्र से ज्ञात हुआ है कि महामारी कोरोना की 3 लहरों के बाद भी पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये अस्पताल अभी भी मरीजों के इलाज के लायक नहीं बन पाया है। पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 67 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 113 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें 70 से अधिक उप केंद्रों में खटाल, भूसा, घर एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण है। 40 से अधिक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर आते ही नहीं। 15 ऐसे हैं जहां न कोई डॉक्टर आते हैं न नर्स की कोई व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को सुधारने के लिए अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। अतः पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की बदहाल स्थिति को सुधारने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य देने की मांग करता हूं। ठीक महोदय, इसमें हम भी हैं, तो हम मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, अभी तो मुजफ्फरपुर और कहाँ दरभंगा और कहाँ का बता रहे थे, हम तो हजूर पटना की बात कर रहे हैं कि जहां पर खटाल मतलब भूसा रखा जा रहा है हजूर, मतलब उसको क्या बूचर खाना बना दिया गया है। सारे आपके 70 आपके उप केंद्र जो हैं, तो मेरा एक सुझाव होगा सर आपके माध्यम से मंत्री जी को कि अनावश्यक इस तरह से रुपया देने से क्या फायदा है। आपके तो शहर में डॉक्टर नहीं है, आपके शहर में नर्स नहीं है, आपके शहर में न रुइया है न सुइया है, तो हजूर इसको बंद कर देना ये राज्य हित में होगा, श्रेयस्कर होगा, ये मेरा सुझाव होगा मंत्री जी को। ठीक, माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह। प्रोसीडिंग से इसको निकलवा दिया जाए। नहीं मतलब ऐसे सुझाव दिए, कोई खास बात नहीं, होता है निकल जाता है। चलिए आगे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार के अंदर बड़ी संख्या में ट्रेंड लाइब्रेरियन नौकरी की प्रत्याशा में आत्मदाह करने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बिहार में पुस्तकालयों की हालत बेहद खराब है, उसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था हेतु सरकार गंभीर नज़र नहीं आ रही है। बिहार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में लाइब्रेरियन का पद वर्षों से रिक्त है। हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की बाकायदा पढ़ाई करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हैं। सरकार यदि उनकी बहाली करे तो उन्हें अस्थायी रूप से रोजगार भी मिलेगा और पुस्तकालयों की दशा भी सुधरेगी। अतः इस संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह। पहली बारिश में ही सहरसा शहर के विभिन्न मोहल्लों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आम जन को आवागमन में असुविधा हो रही है।
54 करोड़ की लागत से शहर के कुछ मोहल्लों में नाले का निर्माण कराया गया है, जबकि अधिकांश मोहल्ले आज भी नाले के सुविधा से वंचित हैं। वर्ष 1917 में कई माह तक भीषण जल जमाव के बाद नाला व संप हाउस के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। संप हाउस आज भी निर्माणाधीन है। अतः मैं जनहित में सहरसा शहर के जल जमाव के अस्थायी निदान के लिए सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक। माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार। माननीय सभापति महोदय, आज के समाचार पत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर कुछ असामाजिक तत्व फिर से उपद्रव करने की तैयारी में जुटे हैं। बीते दिनों प्रदेश में हंगामा, आगजनी तथा तोड़फोड़ कर उपद्रवियों ने प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया तथा पुनः ये उपद्रव करने की योजना बना रहे हैं। अग्निपथ को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कल तक 57,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन भरा है और अफवाहबाजी पर पूर्ण विराम लगाया है। अतः सामाजिक तत्वों की पहचान कर उनका नाम सार्वजनिक करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। ठीक। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भारत सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में लागू की जा रही है। बिहार की शिक्षा प्रणाली विशेषकर उच्च शिक्षा देश के अन्य राज्यों से भिन्न है, जिसके कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पलायन अन्य राज्यों में हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रही है। संप्रति राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापन परिषद ने बीएड, बीए, बीएससी, बीएड के 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 से वापस लेने का निर्णय लिया है और इसके बदले में आईटीईपी देश के मात्र 50 संस्थानों में लागू करने का निर्णय लिया है। बिहार का कोई भी संस्थान इस निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। ऐसे में बिहार के संस्थान इस पाठ्यक्रम से वंचित हो रहे हैं। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक टास्क फोर्स का गठन करे। ठीक। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 में प्रधानाध्यापकों के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 150 अंकों की परीक्षा ली गई। आवेदन की प्रक्रिया के समापन के 30 दिनों के अंदर ही परीक्षा का संचालन कर लिया गया। परीक्षा के सिलेबस को 2014 में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा से पूर्णतः भिन्न रखा गया और इसमें गणित, रीजनिंग, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र के स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे गए। साथ ही समसामयिक घटनाओं पर आधारित आईएएस रैंक के प्रश्न पूछे गए। विभागीय नियमावली, सेवा शर्त, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण अनुभव से संबंधित सिलेबस में कोई प्रावधान नहीं था। ऊपर से निगेटिव मार्किंग करने का प्रावधान जोड़ दिया गया, जिसके कारण बहुसंख्य आवेदक क्वालिफाई करने से वंचित रह जाएंगे। अतः मैं सरकार से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक पदों नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करने के संबंध में मांग करता हूं। महोदय, ये जो परीक्षा ली गई है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य कोटि के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, महिलाओं और SC/ST के लिए 32% था। और निगेटिव मार्किंग बीपीएससी की परीक्षा में कहीं नहीं, किसी परीक्षा में नहीं होता है और इस परीक्षा में खास तौर से जो निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया अपनाई गई है, ये जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए समुचित नहीं है। 14 से ये परीक्षा बिल्कुल भिन्न है। 2014 में 200 अंकों की परीक्षा थी, जिसमें विभागीय सवाल पूछे गए थे।
50 अंकों की मौखिक परीक्षा थी, वो भी थी, लेकिन इसमें जानबूझ के ऐसे सवाल बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं जिससे आम धारणा बन रही है कि ये शिक्षकों को इंसल्ट करने की एक योजना है या एक ऐसा संदेश देना है जिससे कि शिक्षक क्वालिफाइड नहीं है प्रधानाध्यापक के पद के लिए। इसलिए मैं मांग करता हूँ शून्यकाल के माध्यम से, हालांकि महत्वपूर्ण सवाल था कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं वो कम किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सहूलियत हो सके कि क्वालिफाई करें और उनकी नियुक्ति हो सके। ठीक, माननीय अब इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव। ध्यानाकर्षण में तब्दील किया जाए। महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और प्रश्न भी गलत पूछे गए हैं। मैं प्रश्न को भी चुनौती देता हूं। जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, विकल्प होता है, लेकिन विकल्पों में भी उप विकल्प दिया गया है। आप देखा जाए विकल्पों में भी उप विकल्प, ये ऐसा नहीं होता है। अब क्या चाहते हैं भारत के, क्या चाहते हैं? महोदय तब्दील किया जाए। आईएएस रैंक का प्रश्न नहीं महोदय, ठीक है, आईएएस रैंक का प्रश्न पूछा जाता है। ध्यानाकर्षण में किया गया, अब तो हो गया, ध्यानाकर्षण में होगा। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार से वंचित कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय का करीब 1 साल से संचालन कर रहे हैं। प्रतिदिन विश्वविद्यालय के अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य अपरिहार्य कार्यों के लिए छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के द्वार पर निरीह एवं लाचार दशा में खड़े रहते हैं। कुलपति के निस्सहाय एवं अधिकार से वंचित होने के कारण छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी का सामान्य कार्य बाधित है। पढ़ाई लिखाई एवं अध्यापन से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। सत्र अनियमित है एवं परीक्षाएं अव्यवस्थित हैं। अतः अस्तित्व खो रहे विश्वविद्यालय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। पेंशन मिलती है, न वेतन मिलता है टीचर्स को, कर्मचारी को, सारे लोग सफर कर रहे हैं। कोई पावर नहीं हमारा, सब लोग देख रहे हैं। अब तो ये सोचने का विषय है कि इन विश्वविद्यालयों को चलाना है कि नहीं चलिए चलाना। ध्यानाकर्षण 8वां नंबर श्री राधाचंद्र शाह, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय मंत्री जी, पढ़ा हुआ मान लिया गया। जवाब मिल गया है ना? हाँ, सुन लीजिए जवाब पढ़ देता हूं महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के 38 जिलों के 237 विधानसभा क्षेत्र में 1185 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 237 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 1544 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जाना है। साथ ही 14 रेफरल अस्पताल के पुराने भवन के स्थान पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना
स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। मंत्री महोदय जी कृपया बिंदुवार जवाब देते तो ज्यादा बढ़िया है, हमको जवाब मिला नहीं। आपने एक ही प्रश्न 2 बार पूछा है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करके। तो चर्चा हो चुकी है। नहीं हो चुकी है, लेकिन माननीय सदस्य की भावना है तो मैं तो प्रेमचंद जी का हमेशा कद्र करता हूं, बड़े भाई हैं। नहीं आपका तो सबसे ज्यादा करते हैं हम। तो ये इस कुछ का स्पेशल कारण है क्या? सबसे स्नेह है दिल का। महोदय, माननीय सभापति महोदय, फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग के सहायक प्राध्यापकों के लिए 5400 ग्रेड पे स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने हेतु मामले को 7वें वेतन आयोग में रखने का निर्देश दिया गया। निर्देश के आलोक में सहायक प्राध्यापक फिजियोथेरेपिस्ट सहित सामान्य संवर्ग के फिजियोथेरेपिस्ट के वेतनमान निर्धारण हेतु 7वें वेतन आयोग को सूचना उपलब्ध कराई गई। 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान इस प्रकार है। फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री सहित 4200 लेवल 6, व्याख्याता और वरीय फिजियोथेरेपिस्ट 4600 लेवल 7। द नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 के चैप्टर 3 के कंडिका 22 में सभी राज्यों को स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के गठन करने का निर्देश दिया गया है, जिसका गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। एक्ट के साथ शेड्यूल में विभिन्न एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नाम अंकित है। शेड्यूल के क्रमांक 3 पर फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग का भी नाम है। बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंकड़बाग पट्टा में फिजियोथेरेपी विभाग में श्री मनोज कुमार एवं श्री उमेश कुमार फिजियोथेरेपिस्ट तथा श्री किशोर कुमार, श्री प्रियदर्शी आलोक एवं श्रीमती सुभद्रा कुमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। एक बात पूछना है माननीय मंत्री जी, हम लोग के यहाँ बिहार विधान परिषद में एक्यूप्रेशर का होता है ये, और बड़ी अच्छी तरह से सब लोग इसकी बड़ाई भी करते हैं। तो इन लोगों का जो काम करने वाला आदमी है उसको फिजियोथेरेपिस्ट में लिया जाएगा कि नहीं? उनके लिए कोई पद का निर्माण होगा कि नहीं? नहीं महोदय, योग ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ये एक अलग प्रकार की विद्या है और इस विद्या को सामाजिक रूप से मान्यता भी है और हम सब लोग उसकी सेवा लेके और स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। लेकिन जो कानूनी रूप से इस विद्या को मतलब मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो उसको मान्यता मिलते हुए फिर उसका नया संवर्ग गठित करते हुए उसका पद सृजित करने का कार्य करना ये अभी हुआ नहीं है, इसलिए उनको हम इस सेवा में नहीं ले सकते। फिजियोथेरेपी की काउंसिल की गठन कई राज्यों में हुई है, बिहार में अब तक क्यों नहीं हुई है? और वेतन विसंगति को लेकर मंत्री जी ने कोई स्पष्ट उत्तर दिया नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित है, आप राजपत्रित करके उनको वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री की घोषणा के 7 साल हो गए, आप उनके महोदय अब 7वें वेतन आयोग से बड़ा बॉडी कौन है? उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो आदेश निर्देश है वो पढ़ के मैंने बता दिया, वो तो हमको मानना ही पड़ेगा ना। 7वें वेतन आयोग के निर्देश को तो मानना पड़ेगा। मैंने पढ़ के बताया, फिजियोथेरेपिस्ट का 4200, व्याख्याता बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट का 4600, ये 7वें वेतन आयोग के द्वारा अनुशंसित वेतनमान है, तो इसको तो हम कर ही रहे हैं। और जो स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की बात की है, ये 2021 का अभी 7 महीना या 8 महीना पहले भारत सरकार से ये निर्देश ही प्राप्त हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि 3 साल से निर्देश प्राप्त है और ये भी नहीं कि देश के सभी राज्यों में हो गया, जरूर कुछ राज्यों में गठित हो गया और हमने भी ये प्रक्रिया दी है और मैं समझता हूं कि 1-2 महीने में ये प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगा। हम इसमें माननीय सदस्य की भावना के आलोक में और उनके अनुरूप गंभीर हैं और इस काम को हम करेंगे। महोदय फिजियोथेरेपी काउंसिल के गठन की प्रक्रिया इन्होंने कब से आरंभ किया है? पिछले इनके स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, प्रोसेस को काफ़ी आगे बढ़ाया था, सारे विभागों से उसे राय भी ली गई थी, कैबिनेट में ये पेश होने वाला था एजेंडा ग्रुप में, वहाँ रुक गया है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? आप कितने साल समय लेंगे? महोदय, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट ये 2021 का है। आज 22 पूरा तो 22 है, आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले से, ये तो एक्ट ही आया भारत सरकार का 21 में। प्रोसेस में है, मैं तो कह ही रहा हूँ प्रोसेस में है और 1-2 महीने में इसको हम कर लेंगे। 2 महीना में बोलते 10वां नंबर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद करम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्राप्त तो हो गया जी, लेकिन उत्तर बड़ा भ्रामक है। हमने स्पष्ट रूप से पूछा है सीओ के संबंध में, लेकिन विभाग से जो उत्तर आया है वो मिला जुला करके घालमेल किया गया और राजस्व अधिकारी और समकक्ष शब्द का प्रयोग करके मेरे स्पष्ट जो प्रश्न है वो राजस्व अधिकारी के लिए उसे इसको थोड़ा टाला गया है। दूसरा, इस उत्तर में यह भी है कि आने वाले दिनों में रिक्त पदों पर इन लोगों की नियुक्ति होगी। यदि रिक्त पद नहीं था तो आपने बीपीएससी से अपॉइंटमेंट क्यों किया? यह भी एक है? हाँ, इसीलिए माननीय मंत्री जी इस पर स्पष्ट वक्तव्य दीजिए। भ्रामक है। मेरा भी पूरक है मंत्री जी। ये आपका है जो तो उत्तर है उसमें लिखा हुआ है कि राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष का अंचल स्तर पर कुल स्वीकृत पद 1597। हम चूंकि स्पेसिफिक जो ध्यानाकर्षण है उसमें राजस्व अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो राजस्व अधिकारी के पद कितने बिहार में हैं? और दूसरा जो माननीय सदस्य ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि कहीं भी किसी भी संस्था की नियुक्ति जब संस्था से की जाती है तो पद स्वीकृत बल के विरुद्ध ही की जाती है। तो आपने जो लिखा है कि जब पद रिक्त होंगे तो हम इनकी पोस्टिंग राजस्व अधिकारी के पद पर करेंगे, मतलब कि उस पद पर पहले से बहाल दूसरे समकक्ष स्तर के पदाधिकारी हैं। यही तो इनका मांग है कि आप दूसरे समकक्ष पदाधिकारी को नहीं राजस्व अधिकारी की नियुक्ति होने के कारण आपने जो कर रखा था, अब जब राजस्व अधिकारी नियुक्त हो गया बीपीएससी के द्वारा तो आप उनको वहां दीजिए, समकक्ष अधिकारी का जो पोस्टिंग किए हुए उसको हटाइए। इसके बाद माननीय मंत्री। सभापति महोदय, पूरा पढ़ दें या जवाब दे दें? पूरा स्वीकृत पद 1597 है, जिसमें से 935 पद स्थापित हैं। और अभी जो हमारे राजस्व अधिकारी आए हैं अंचल के अंदर, अंचलाधिकारी सीओ, ठीक है, इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा, उधर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। चलिए ठीक है, 10 मिनट बाद में 2:30 बजे के बदले 2:45 में लिया जाएगा, बाद में इसको कंपनसेट किया जाएगा। हाँ चलिए। तो सभापति महोदय, कुल स्वीकृत पद 1597 है, जिसमें से 935 राजस्व अधिकारी पद स्थापित है। इसमें से 434 अभी बीपीएससी पास करके हमारे पास जो आए थे। मैं स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में अंचल अधिकारी, जिसको पहले हम लोग सीओ बोलते हैं, कुल 13 ही हैं और सभी आरोही हैं। और जैसे इन लोगों की ट्रेनिंग समाप्त हुई और समय बीतता गया, ट्रेनिंग प्राप्त किए, उसके अनुसार हम लोग इनको जो बाह्य विभाग से जो मेरे पास आए थे, लगभग सभी जो सीओ के पद पर थे, मैंने उनको हटा दिया। अब कुल मेरे ख्याल से 41 या 40 लोग बचे हुए हैं जो भी समय पर हटेंगे, उनका मांग हो चुका है। और इन लोगों की ट्रेनिंग अभी समाप्त हुई है 31 तारीख को, 31 मई को, और इनको अभी 1 महीना हुआ है। और ये सर्किल इंस्पेक्टर, हम लोगों ने इनको नाम दिया राजस्व अधिकारी, और हम लोग इनको साल भर के बाद, 6 महीना के बाद वरीयता क्रम के आधार पे इनको धीरे धीरे अंचल का प्रभार देंगे। अंचला अधिकारी का प्रभारी अंचलाधिकारी बनाते हैं, जो सभी उस तरह से बिहार में काम चलने की व्यवस्था के तहत। और बहुत जल्द इन लोगों को 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना के बाद वरीयता क्रम के आधार पे उन लोगों को अंचल अधिकारी का प्रभार भी देंगे। ठीक। ये माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, ये तो उनको डिग्रेड करना हुआ। जब बीपीएससी से वो भी कम्पीट करके आए हैं, अंचल पदाधिकारी की माता ताप रख रहे हैं, लेवल 7 का उनको पे दे रहे हैं, लेवल 9 के वो हकदार हैं।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जिन अधिकारियों को नियुक्त करके सरकार काम चलाना चाहती है उनको पहले ही आप डिमोरलाइज अगर करेंगे तो फिर आप उत्कृष्ट काम की अपेक्षा कैसे करेंगे। इसलिए जो सवाल उठाया है माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर सवाल है, इसको उस रूप में लेना चाहिए। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। सबसे बड़ी बात है जो कि आयोग की सक्षमता, बिहार लोक सेवा आयोग है और कर्मचारी सेवा आयोग, आपने तदर्थ व्यवस्था के तहत वो किया था जो माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण में है। लेकिन अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए तो विभाग को तो पहले से वो कार्य रूप बना लेना चाहिए था। आज तो सदन में ये जवाब आता तो बेहतर रहता, सभी धन्यवाद देते जो कि आपने उनका पदस्थापन कर दिया मूल रूप से। तो ये है, लेकिन आपके यहाँ शिकायत इन्हीं कारणों से ज्यादा आ रही है मैं जो समझता हूं। चूंकि वो डिमोरलाइजेशन वाली बात तो वो अलग है जो कि उनको सही जगह पर नहीं भेजा गया, लेकिन वो नीचे से तदर्थ व्यवस्था जो की गई तो कहीं न कहीं उसके बारे में जो कार्यशैली है वो प्रभावित हो रही। और हमको लगता है आप कह रहे हैं मंत्री महोदय 40 अभी लगभग बचे। तो अभी क्या आपका विचार है? अभी विचार यही है जो कि अविलंब जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं और 31 मई को कर लिए हैं तो ये तो 30 जून होने जा रहा है, तो एक महीना में क्या पदस्थापन नहीं हो सकता था? यही हम चाह रहे हैं। तो अभी इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है? नहीं महोदय, नहीं तो... हम ये चाहते हैं माननीय सदस्य, अगर इससे ये हो कि एक तो नहीं, हम चाहते हैं कि सदन समाप्त होने के बाद, ये मामला गंभीर है और जो सदस्य इसमें भाग लिए उनके साथ माननीय मंत्री जी के साथ बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं ना है, तो उसको बैठा के इसका हाँ ठीक है, कक्ष में बुला करके इसकी समीक्षा ठीक करिए। ठीक ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। माननीय मंत्री जी। जवाब नहीं आया, चलिए महोदय। ठीक है। आपका नहीं ना है? बिहार राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित है, जहां निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किसानों के खेत से प्राप्त मिट्टी नमूनों की निःशुल्क जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किया जाता है तथा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी नमूनों के जांच का फलाफल के आधार पर उर्वरकों की अनुशंसा एवं उपयोग की जानकारी देकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा खेती में कम रासायनिक उर्वरकों के उपयोग करने की भी जानकारी दी जाती है। राज्य के मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में सहायक अनुसंधान पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है, जो कृषि प्रयोगशालाओं में कृषि स्नातक, कृषि पत्रोपाधि उत्तीर्ण हैं, जिनके द्वारा मृदा नमूनों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में कृषि समन्वयक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में कृषि समन्वयक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कृषि स्नातक हैं एवं इनके द्वारा मिट्टी नमूनों का विश्लेषण भी किया जाता है। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मानव बल के रूप में मिट्टी नमूनों की जांच में सहयोग हेतु गैर तकनीकी युवकों को मानव बल के रूप में मिट्टी नमूना के विश्लेषण में सहयोग हेतु प्रति मिट्टी नमूना 60 रुपए की पारिश्रमिकी पर पूर्णतः अस्थायी रूप से जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में रखा जाता है, जो मृदा विश्लेषक नहीं है। प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्त होने पर उन्हें रखा जाता है, जो आवश्यकता आधारित एवं अस्थायी है। हो गया ना? ठीक जवाब भ्रामक एकदम जवाब है मंत्री जी का। अच्छा, सवाल है कि हमने पूछा है कि 75 पद वहाँ रिक्त है और ये जो मानव बल की बात करते हैं यही असली है जो मिट्टी का जांच करते हैं, और ये 60 रुपये
60 रुपये एक जांच परिच देते हैं, और ये प्रशिक्षित लोग हैं और वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पद रिक्त है और इनकी बहाली नहीं की जा रही है। तो जो इनके विभाग में 75 पद जो रिक्त है, उसके लिए ये पहले से कार्यरत हैं, जो प्रशिक्षित हैं मानव बल, उनको प्राथमिकता देकर ये उन लोगों को नियुक्ति करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, नहीं, हमको जवाब पहले पूछ। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग। महोदय, ये बात कितनी बार सदन में भी कहा गया है। माननीय महेश्वर बाबू आए हैं, शायद उनको जानकारी न हो, इसके पूर्व भी जानकारी दी गई थी महोदय। और ये जो मानव बल है, ये मानव बल प्रशिक्षित नहीं है, ये सैंपलिंग करते हैं और उस मिट्टी की जांच करने के लिए केवल सैंपलिंग करके और जांच के योग्य हो जाए नमूना, वो वहीं तक काम करते हैं। जांच का काम जो है महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी वर्ग 3 के पदाधिकारी का पद स्वीकृत है तथा कार्यरत है, जो मिट्टी नमूनों की जांच करते हैं। जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में वर्ग 3 प्रयोगशाला सहायक के 75 पद स्वीकृत है, जो मिट्टी नमूना जांच कार्य में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी को सहयोग करते हैं। मिट्टी जांच प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों की जांच हेतु केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मानव बल को रखा जाता है, जिन्हें प्रति नमूना 60 रुपया पारिश्रमिकी दिया जाता है। मानव बल का कोई पद मिट्टी जांच प्रयोगशाला के लिए स्वीकृत नहीं है। महोदय, इसके पहले विधानसभा में भी इसका प्रश्न उठा था और इन्होंने खंडकों में जवाब दिया है कि प्रयोगशाला का सहायक का 75 पद स्वीकृत है, जो वर्ग 3 का पद है, इसके लिए नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। और इसी आधार पर हम इनसे पूछना चाहते हैं कि नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है, तो जो पहले से कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति करना चाहते हैं। इन्हीं का जवाब है। आज कह रहे हैं कि कोई नियुक्ति नहीं है, जगह नहीं है, और इन्हीं का जवाब विधानसभा है, कहा जाएगा तो हम इसको ही कर देंगे। और एक कार्रवाई चल रही है, इनका जवाब है। और जो पहले से 7 वर्षों से कार्यरत हैं और 60 रुपये पर आपको खटनी करवा रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। जो वर्षों से आपके जो अफसर हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक कहते हैं, उनसे ज़्यादा जानकार ये लोग हैं। इन्हीं को संविदा कर्मी कहते हैं, इन्हीं को मानव बल कहते हैं, और यही जांच करता है, कुछ नहीं है इनके विभाग में। तो हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो विधानसभा में जवाब दिया, अभी मंत्री महोदय से पूरक सवाल होगा। नहीं, दोनों आदमी सुन लीजिए, एक बार में जवाब दीजिए। एक ही बार जवाब दें। पिछले सदन में भी यह मामला इसमें आया था और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था उस समय कि जो 75 पद रिक्त है उस पर बहाली की कार्रवाई चल रही है। महोदय, इसी तरह से इनका हरदम कोई भी जो सवाल होता है उसका इसी तरह का लबो-लुबाब यही है कि जवाब इन्हीं तरह का होता है। महोदय, सीधा सवाल है कि जो 2015 वर्ष 2015 से जो 75 जो रिक्त पद है और जो लोग कार्यरत हैं, उसका बहाली कब तक होगा, मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए। क्योंकि आज जो मिट्टी का परीक्षण हो रहा है महोदय, वही लड़का लोग कर रहा है, वही केमिस्ट लोग कर रहा है, और उसी लोगों को होना चाहिए। पता नहीं किसकी बहाली आप चाहते हैं, उसका क्यों नहीं करना चाहते हैं, सदन में तो स्पष्ट बताना चाहिए। संजीव बाबू का महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है और इससे पहले आपने नियमन भी दिया। भू राजस्व में अभी देखा गया, सदन की भी जानकारी सदन को भी दी गई, जो कि जो सीओ के पद हैं वहां पर नीचे से ले जाया गया। माननीय सदस्य का प्रश्न है, जो कि पहले से जो कार्यरत हैं और जिनके बदौलत, जिनके कंधे पर मृदा विश्लेषण का कार्य हो रहा है, तो यह नियमितीकरण का कार्य है, उनको भी प्राथमिकता दिया जाए। एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। दूसरा, क्यों नहीं समायोजन उसका किया जाए।
अगर वह उसकी अहर्ता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, तो उनके कार्य को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए विभाग विचार करे उनके समायोजन के लिए। चूंकि कृषि रोड मैप बनाया गया है, मिट्टी की जांच होगी नहीं, किसान बिना सोचे समझे दुकान से डीएपी यूरिया लाते हैं और खेत में डाल देते हैं। जब मिट्टी की जांच हो जाएगी तो खेती और फसली अच्छे ढंग से। माननीय मंत्री महोदय, मैं बता ही दे रहा हूं और बता चुका हूं हालांकि, लेकिन माननीय सदस्य उसी को घुमा फिरा के कई बार पूछते हैं। अब ये देखिए, ये 75 पद जो स्वीकृत है वो आज ही नहीं हुआ या हाल में नहीं हुआ। क्रम में जो जितनी बहालियां होती गई तो उनको जोड़ करके 75 है। 1973 में 4 थे, 1975 में 1, 5 हो गए, 2000 में 10 हो गए, फिर 2000 में ही 26 बहाल किए गए महोदय, फिर 2012 में 34 हुए। ये कुल जोग 75 है और ये स्वीकृत पद है। इस 75 में से करीब करीब सब बहाल हो गए हैं। और मैं बताऊं आपको, इस सदन में मैं बता रहा हूं कि जो मानव बल है ये जांच नहीं करते, ये सैंपलिंग करते हैं। जांच करने वाले जो, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क अलग होता है, सैंपलिंग अलग है और टेस्टिंग अलग है। तो टेस्टिंग तो कोई प्रशिक्षित और पढ़ा लिखा न करेगा, उसको जानकार न करेगा, इसलिए उसमें वो लोग हैं और वो करते हैं। अगर नहीं करते महोदय तो अब तक हम लोगों ने, आप देखिए 2021-22 में 5,54,389 सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग उपलब्ध करा चुके, दे चुके हैं किसानों को। नहीं, सुन ली, विषयांतर नहीं है। आप हमको विषयांतर मत करिए। आप बैठिए, आप ही का जवाब दे रहे हैं, आप ही का जवाब दे रहे हैं, आप ही का उत्तर है। आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, आप कहते हैं पता नहीं, एक पंक्ति आप बोलते हुए इसको जरूर जोड़ देते हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, किसी विभाग का हो। लेकिन आपको इतना ज्ञान जरूर है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है तो यह काम हो कैसे रहा है? 5,54,389 इतने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, अब कहिए, देखिए जिलावार है मेरे पास, और महोदय हम दे देते हैं, महोदय हम दे देते हैं, और आप महोदय आप जांच करवा दीजिए, हम दे देते हैं सदन पर, हम रख देते हैं, लेकर दीजिए, वो जांच करवा दे दीजिए, आप जांच करवा दीजिए महोदय कि इतना नहीं है इस जिले में, वो जिलावार हम दे रहे हैं महोदय। मंत्री महोदय सारे लेबोरेटरी जिला मुख्यालय पर काम कर रहे हैं महोदय। कितने बल हैं? लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है महोदय। 1 करोड़ 60 लाख आप कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है कागज पर हुआ, पूरे कागज पर सरकार चलती रही। 2005 की उपलब्धियों की बात चर्चा आप नहीं करते, उसके पहले क्या हो रहा था सदन की कार्रवाई आप बताइए ना। 45 मिनट तक नहीं, वो सब बात मत करिए।